जल्दी कर ले बेटा, पल्लवी मैडम की क्लास होने वाली शुरू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका न्यू चैप्टर दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, अब सेट्स क्या होता है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या, देखो अगर मैं इस रूम की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चेयर्स, टेबल्स, दिस आपका ये जो लेक्चर स्टैंड है, ये वाइट बोर्ड है, दीज मार्कर्स, तो अगर मैं इन सबको एक जगह इकट्ठे रखती हूँ तो आप ये समझ जाओगे कि एक क्लासरूम की बात हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आपको क्या इंडिकेट कर रही हैं कि ये क्लासरूम की चीज़ें होंगी। जैसे लेक्चर स्टैंड है, वाइट बोर्ड है, टेबल, चेयर। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या होता है, जब हम कोई भी सिमिलर टाइप्स के थिंग्स को एक साथ रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा सेट। ठीक है, लाइक अगर जैसे मेरे पास एक बकेट थी, मैंने उसमें आपके सारे के सारे फ्रूट्स रख दिए, ठीक है, तो इट इज़ अ सेट ऑफ फ्रूट्स। लेकिन अगर जैसे फ्रूट्स के सेट में मैंने कोई एक अलग से चीज़ ला के रख दी, लाइक मैंने कोई वेजिटेबल रख दी, ठीक है, 2-3 वेजिटेबल्स रख दी, तो वो एक सेट नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज आप उसको एक डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको कोई डेफिनेशन नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर मैंने फ्रूट्स रखे हैं या सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स रखी हैं, सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जब आप कलेक्शन करते हो एलिमेंट्स की, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। ये समझ में आ रहा है सबको? कहाँ गए सब? ओनली उदिता इज प्रेजेंट। ठीक है, तो सेट क्या है आपके पास? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आपके पास हम सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मान लिया मैंने एक सेट लिखा है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सेट को प्रेजेंट करने के लिए जब भी आप कोई नेमिंग दोगे सेट को, तो हमेशा एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे। कि अगर मैं इसको ऐसे ए लिखती हूँ तो इट विल बी रॉन्ग, मैथमेटिकली ये गलत है। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बट अगर हम मैथमेटिकली बात करें, डेफिनेशन की प्रॉपर बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट लेंगे। ठीक है, अब क्या है, सेट कोई भी हो, अगर मैंने नेमिंग दी, उसके बाद मैं सेट को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। एक होती है आपके पास टेबुलर फॉर्म, एक आपके पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको सेट को, कोई भी सेट है, आपको उसको रिप्रेजेंट करने के 2 वेज हैं। द वन इज़ टेबुलर एंड द अदर वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जिसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे ये फॉर्म है जहाँ पर आपने एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने, अगर वो अभी हम बात कर रहे थे फ्रूट्स की, तो मैंने लिख दिया इसमें एप्पल, मैंगो, ठीक है, बनाना, ऑरेंज। ओके, ये मैंने आपके पास क्या लिखे, फ्रूट्स लिख दिए, लीची, और आपके पास क्या हो सकता है, पाइनएप्पल। ठीक है, ये सब मैंने क्या है, फ्रूट्स मेंशन, मतलब पर्टिकुलरली एक एक चीज़ जब मेंशन की है मैंने। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी टेबुलर फॉर्म, जब एक एक चीज़ जो भी इसमें एलिमेंट्स है वो मेंशनड है। द अदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब सेट किससे बिल्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक एलिमेंट्स नहीं लिखे आएंगे, एक फॉर्मूला टाइप चीज़ लिखी होगी कि इससे सेट बिल्ड हुआ है। जैसे इसमें मैं लिख सकती हूँ एक्स, हमेशा ऐसे लिखेंगे एक्स, एक्स मतलब इसमें जो एलिमेंट जा रहा है और वो क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक्स इज़ समर फ्रूट, मतलब जो गर्मियों में फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये वाले जो फ्रूट्स थे आपके ऑलमोस्ट गर्मियों के ही थे, ये सब फ्रूट्स क्या आपके गर्मियों में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पर्टिकुलरली फ्रूट्स नहीं लिखे हैं, आपने क्या लिखा है, सेट, दिस इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट किससे बिल्ड हुआ है। ठीक है, इसमें वो सब एलिमेंट जाएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। इस कॉलन के बाद आपके पास क्या लिखी होती है, कंडीशन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा होगा, एलिमेंट जो सेट में जाने वाला है, एक्स जाने वाला है। ठीक है, और एक्स क्या कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि एक्स इज समर फ्रूट, वो समर का फ्रूट होना चाहिए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे एप्पल भी हो सकती है, यहाँ पे मैंगो भी हो सकती है, बनाना भी या लीची भी, एनीथिंग कैन बी। ठीक है, तो वो सारा सेट, ये भी एक सेट ही है, यही वाला सेट है, सिर्फ इसको हमने दूसरी फॉर्म में प्रेजेंट किया। ठीक है, अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूँ, ये टेबुलर फॉर्म थी, 1 to 6 एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए, इसमें कौन जा रहा है, एक्स। ठीक है, और x की वैल्यू देखो क्या है, 1 से लेके 6 तक है ना, तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 1 to 6। या आप इसको और कैसे लिख सकते हो, x नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है, 1 से नेचुरल स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद क्या है, x की वैल्यू किस तक लेनी है आपको, 6 तक।
ठीक है, यस एवरीबॉडी क्लियर, बाकी सबका है? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 6 से लेस होनी चाहिए और नेचुरल से स्टार्ट है, दैट मीन्स पहला एलिमेंट ही आपका क्या होगा 1. सो द एलिमेंट्स विल बी 1 2 3 4 5 6 जो भी उस कंडीशन को फॉलो करेंगे. ठीक है, 1 जाएगा नेचुरल्स में से है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 भी नेचुरल से है, 2 6 से छोटा होता है तो जाएगा, 3 6 से छोटा होता है जाएगा, 4 6 से छोटा होता है जाएगा, 5 छोटा होता है जाएगा, 6 छोटा होता है जाएगा, बट 7 क्या 6 से छोटा होता है नहीं, तो दैट मीन्स 7 उस सेट में नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये वाले सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे. ठीक है, यस एवरीबॉडी क्लियर, या कोई डाउट है? यस वासु, आपको क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. कार्डिनल नंबर की बात क्या होती है आपके पास, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. अगर जैसे हमने ए लिखा था तो n ऑफ ए, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर. अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, जैसे कोई सेट है ए और मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 1 2 3 3 4 एंड देन 5 5 5. ठीक है, तो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? यस, नो, ओनली 5. आपको सिर्फ एक एलिमेंट चाहे वो 10 बार लिखा हो चाहे वो 100 बार लिखा हो, ठीक है, इट विल बी काउंटेड ओनली वंस. तो इसका कार्डिनल नंबर विल बी 5. ठीक है, क्लियर हुआ कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट, जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट है. ठीक है, उसका जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर. ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ सेट्स. हम टाइप्स पढ़ेंगे सेट्स की. या तो यहाँ पर n ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास 5. इसके बाद आपके पास आते हैं इक्वल सेट्स. ओके, और एक आपके पास आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. इनमें डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ लेना. इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जो दोनों सेट्स क्या हों बिल्कुल इक्वल. मतलब क्या है, जो एलिमेंट इसमें पड़े हों वही एलिमेंट्स इसमें पड़े होने चाहिए. ठीक है, आपके पास फर्स्टली तो n ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ बी होना चाहिए. मतलब जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें हैं उतने ही डिस्टिंक्ट है. अगर इसमें 5 है तो इसमें भी कितने होने चाहिए 5. इसमें 6 है तो इसमें भी कितने होने चाहिए 6. एंड द अदर कंडीशन शुड बी एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इट शुड बी इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ द बी. जैसे अगर मैंने इसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज लिखा है, ठीक है, तो इसमें ये वाला ये सेट हो गया मेरा ए. ठीक है, और अगर मैंने एक बी सेट लिया है जिसमें मैंने ले लिया मैंगो, ऑरेंज, और ऑरेंजेस मेरे पास 2 हैं. ठीक है, और एप्पल्स मेरे पास 3 हैं. ये 3 ऐसे ब्रैकेट में लिख लिए. ठीक है, तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? यस, इक्वल हैं. फर्स्टली देखो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इसमें एक एक है. इसमें भी क्या है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, वही 3 सेम एलिमेंट्स हैं. जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है. ठीक है, एंड द फर्स्ट थिंग इसमें भी कितने हैं 3. मैंने बताया था n ऑफ ए क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं. डिस्टिंक्ट कितने हैं 3, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज. ठीक है, और इसमें भी कितने हैं एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज. डजेंट मैटर कि वो क्वांटिटी कितनी है, एलिमेंट्स आर सेम. ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात हुई थी ना, तो आपके पास कितने, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. ठीक है, इसमें भी टोटल 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 3 हैं, और जो एलिमेंट्स इसमें है वही सेम एलिमेंट्स क्या हैं इसमें है. सो दीज सेट्स आर इक्वल. ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया. इसीलिए मैंने आपको थोड़ा ऐसा सा एग्जांपल लिया है कि आपके पास क्या है, एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और उनका क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए. बट ये है कि आपके पास इसमें भी डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट की बात हो रही है. ये नहीं कि इसमें 3 एप्पल है इसमें 1 एप्पल है तो इक्वल नहीं है. एप्पल ही तो है ना दोनों में. ठीक है, इसलिए वो इक्वल है. अब बात आती है आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स की. इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें आपके पास सिर्फ नंबर इक्वल हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो डजेंट मैटर. इसमें सेम एलिमेंट थे, इसमें भी सेम एलिमेंट्स थे, तो ये सेट्स इक्वल थे. यहाँ इक्विवेलेंट सेट्स में आपके पास क्या होता है, जैसे एक सेट हो गया एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ओके, और एक सेट आपके पास हो गया ये ए हो गया, और बी सेट में आपके पास पड़ा हुआ है चेयर, टेबल, बोर्ड. ठीक है, ये 3 थिंग्स हैं. तो ये क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, बट दीज आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें भी 3 थिंग्स हैं और इसमें भी 3 थिंग्स हैं. और अगर फॉर सपोज मैंने ऐसे लिख लिया होता चेयर्स 5, टेबल 2, तो ये इक्विवेलेंट होते इक्विवेलेंट. इसका कार्डिनल नंबर कितना है, मैंने आपको बोला है फॉर सेट्स टू बी इक्विवेलेंट कार्डिनल नंबर शुड बी इक्वल, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3 ना.
कार्डिनल नंबर इज ऑलवेज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये कितने भी हो डजंट मैटर, 3 ही है ना चीज़ें तो, ठीक है, चेयर 10 है या 20 है डजंट मैटर, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं 3, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये, क्योंकि इसमें भी 3 थिंग्स हैं और इसमें भी कितनी है 3 थिंग्स हैं, ठीक है। यस एवरीबडी क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट फास्ट, ठीक है। दिस इज इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स या नल सेट्स। उसके बाद है सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, 2 सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जॉइंट कुछ भी ना हो, ठीक है। एक सेट बिल्कुल अलग है, दूसरा सेट बिल्कुल अलग था। जैसे ये वाला सेट था, इसमें एप्पल मैंगो बनाना थे और इस वाले में क्या था, चेयर टेबल एंड आई थिंक बोर्ड था। तो आपके पास क्या 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, व्हेन देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द सेट्स, तो वो क्या है डिसजॉइंट, मतलब जॉइनिंग वाला उनमें कुछ भी नहीं है, तो वो सेट्स क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट। मतलब एक सेट ये हो गया जैसे ए और ये सेट हो गया बी, ठीक है, तो ये क्या है डिसजॉइंट, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, ओके। उसके बाद आपके पास आता है नल सेट। नल सेट क्या होता है, खाली, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, नेचुरल, जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर लेस देन 1, एक चीज़ ये लिखी है, या फिर प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, ऐसा लिखा मैंने। तो मुझे बताओ क्या कोई नेचुरल नंबर 1 से लेस होता है? नो, देयर इज़ नो नंबर। तो इसका मतलब अगर ये सेट की बात करूँ, सेट में कौन सा एलिमेंट जाना चाहिए, जो 1 से छोटा हो, वो नेचुरल नंबर हो। क्या होता है? नहीं होता। तो दैट मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये सेट क्या होगा खाली। और खाली सेट को किससे लिखते हैं 5 से, या फिर ऐसे ब्रेसेस लगा देते हैं, ब्लैंक ब्रेसेस, ठीक है। यानी इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना है, ना आपको कोई डॉट लगानी है, ना आपको कोई कॉमा लगाना है, नथिंग, ओनली यू हैव टू पुट द ब्रैकेट्स, ओके। अगर आप इस चीज़ को भी ऐसे लिख दोगे ना, 5 को ब्रेसेस के अंदर लिख दोगे, तो वो एक नल सेट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नल सेट लिखना है तो ओनली 5 या ओनली ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर आप ये चीज़ लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है और इस सेट के अंदर ये एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो इसका सिंबल होता है, ये 5 जो है, ये अलग अलग थ्योरम्स में, अलग अलग चीज़ों में इसका एक अपना मीनिंग है। तो अगर आप ये सेट के बीच में लिख लोगे, दैट मीन्स दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट, और ये एलिमेंट हो गया तो दैट मीन्स वो सेट नल नहीं है, मतलब उसमें एक एलिमेंट चला गया ना, चाहे वो 5 गया, ठीक है। सो क्लियर? आपकी बुक में मिस्टेक है, ये बुक में ऐसे ब्रेसेस लगी हुई हैं तो वो गलत है, ठीक है। तुम्हारी बुक में ऐसे ही बहुत सारी गलतियाँ हैं, अच्छे से पता लग गया होगा अब तक तो तुम लोगों को कि बहुत मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, कोई प्राइम नंबर है जो 2 के अलावा इवन हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सो दिस इज़ अगेन अ नल सेट, ठीक है। प्राइम नंबर आपके शुरू किससे होता है 2 से, एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम। इवन इसके अलावा, क्योंकि बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होंगे ही ना, तो आपके पास क्या कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है 2 के अलावा जो क्या हो इवन हो, तो दैट मीन्स ये सेट भी क्या आपका खाली, ठीक है। लाइक मैंने ऐसे लिख दिया था डेफिनेशन में, इसमें x जा रहा है और कंडीशन क्या है इवन नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है। क्लियर? बोरिंग हो रही है क्लास? उसके बाद आपके पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब नाम से समझो, दैट इज सिंगल एलिमेंट्स। जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जाए वो क्या होता है आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। या इसमें भी ऐसे लिख लो इवन प्राइम नंबर, एक सेट है जिसमें क्या है इवन प्राइम नंबर जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही ऐसा होता है जो इवन भी और प्राइम भी है, इसके अलावा तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। सो आपके पास क्या हो गया, एक ही एलिमेंट जा रहा है सेट में, दैट मीन्स क्या हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। सिंगलटन सेट वो होते हैं जिनमें कौन सा रिपीट करना है उदिता, प्लीज़ कमेंट फास्ट। आपके पास क्या है वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट जा रहा है, तो वो क्या होगा आपका एक सिंगलटन सेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है फाइनाइट सेट।
ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सबका नाम से ही क्लियर, आपको ज़्यादा लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर हो रहे हैं। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट, नल मतलब नथिंग, फाइन। सिंगल में शायद 2 एप्पल्स हो, वो भी चलेगा। नो 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 नो, ओनली 1 एलिमेंट। सिंगल मीन्स का मतलब ही है सिर्फ सेट में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, अगर 2 एलिमेंट हो गए तो नो सिंगलटन। वो कार्डिनल नंबर में सेटिस्फाई नहीं आएगा। एक कार्डिनल नंबर इज अनदर थिंग। कार्डिनल नंबर आपका होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वेश्चन में आएगा कि राइट डाउन द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, तो उसमें आपको लिखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ मैं टाइप्स डिस्कस कर रही हूँ सेट्स के, कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें एक ही टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, बस और कुछ नहीं है। वो 2 अलग अलग कंसेप्ट है। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनमें आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल हो काइंड ऑफ, जैसे 100 हो गए, 1000 हो गए, वो क्या होता है, एक फाइनाइट सेट। ठीक है, जिनका एंडिंग पता है आपको बेसिकली। ठीक है, जैसे मैंने अगर कोई सेट लिखा है, यही वाला लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सो आपको पता है इसकी एंडिंग यहाँ हो रही है, आप काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स अ फाइनाइट, एक एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, फाइनाइट की यहाँ डेफिनेशन आएगी कि जिसकी कोई ना कोई एक एंडिंग हो, स्टार्टिंग पता है एंडिंग पता है, तो यू कैन डेफिनेटली काउंट इट। बट अगर हम बात करें जैसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपको पता ही है, शुरू होते से पढ़ रहे हो। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लिमिटलेस चीज़ जो होती है दैट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट है, जैसे मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल्स, नेचुरल नंबर्स, समझ गए ना। अब देखो ये आपको पता है नेचुरल नंबर शुरू किससे हो रहे हैं, 1 से। ठीक है, एंडिंग पता है क्या आपको, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, देयर इज नो एंडिंग ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। या फिर हम ऐसे लिख लें सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब सारे क्या होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट होते हैं। रैशनल्स, ठीक है, ये सब आपके पास क्या होते हैं, एक इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। ये सुदीता बच्चा कौन सा रिपीट करना था, जल्दी बताओ। डिसजॉइंट व्हेन देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, जैसे इक्विवेलेंट सेट चलेगा। हाँ, इक्विवेलेंट इज व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग। दोनों चीज़ों को समझो। इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं जब आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 सेट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चेक इट वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो आपने सिर्फ ये चेक करना कार्डिनल नंबर इक्वल है या नहीं। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है क्या होता है आपके पास कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। डजेंट मैटर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हो सकता है इसमें 2 उसमें 10 हो। ठीक है, वो चीज़ नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ चेक क्या करना है कि इज़ देयर समथिंग कॉमन और नॉट, कुछ भी कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं है वो। अगर इफ देयर इज समथिंग कॉमन तो वो जॉइन हो गए ना किसी ना किसी पॉइंट से, तो दैट मीन्स दे आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, ये डिसजॉइंट क्लियर हो गया, मैंने अभी अभी विदिता दोबारा क्लियर किया है। डिसजॉइंट व्हेन देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। ठीक है, ऐसे लिख लो, जैसे ए सेट लिख लिया मैंने, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, बी सेट ले लिया मैंने, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन देम? ऑड में क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 समथिंग लाइक दैट। इवन्स में कौन से होंगे, 2 4 6 8 10, तो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। डजंट मैटर उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें 10 ले लूँ, उसमें 20 ले लूँ, वहाँ मैटर नहीं करता एलिमेंट्स कितने हैं। देयर यू हैव टू चेक ओनली कि इज देयर समथिंग कॉमन और नॉट। ओके, यस यस यस, बिल्कुल, नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। नल सेट इज़ कि आपके पास वो सेट क्या हो, बिल्कुल खाली हो। ब्लैंक सेट जो होता है वो आपका होता है नल सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक जो भी कंडीशन लिखी हुई है और उस कंडीशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा, लाइक एक कंडीशन ऐसा था, जैसे सेट ये था, ए सेट है एक्स और उसने यहाँ लिखा 3x + 5 = 0 और उसके बाद उसने बोल दिया x नेचुरल से होना चाहिए, ऐसा दे दिया उसने। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई, जो भी इस कॉलन के बाद की कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 3x + 5 = 0 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस इधर जाके -5 हो जाएगा, x की वैल्यू आई -5/3। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की आप कोई भी वैल्यू रख लो नेचुरल्स में से, 1 2 3 4 5, क्या कुछ भी रखने से 0 बन जाएगा? नहीं। तो दैट मीन्स इस सेट की कंडीशन को कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, दैट मीन इट विल बी अ नल सेट। ठीक है ना, समझ में आया? डिसजॉइंट 2 सेट्स में कंपैरिजन होता है। नल इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सेट, कि वो आपका उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है,
यस एवरीबडी नाउ क्लियर? और कोई डाउट है? फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, इक्वल इक्विवेलेंट हो गया। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे इजीली, ठीक है? उसमें आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। एक सेकेंड, पेज नंबर 7.2 ओके 7 चैप्टर। ये मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं ऑलमोस्ट जितने भी थे। ठीक है, एक मैं आपको और थोड़ी सी बता देती हूँ, वो हर बार तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद हम करते हैं फिर। काजल वेरी लेट, वेयर वर यू? ओके, थोड़ा सा ये समझ लो डायग्राम। देखो, सारे के सारे नंबर्स जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं? रियल्स। ठीक है, सब नंबर्स क्या होते हैं? रियल। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शंस हो। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज सबसे बड़ा जो सर्कल होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें रूट में क्या होता है? माइनस। ठीक है, रूट में जो माइनस वाली टर्म्स होती हैं वो अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके पास क्या होता है? उसके बाद ये जो सेट आता है इसको बोलते हैं रैशनल्स, ठीक है? रैशनल्स को लिखते हैं हम क्यू से, रियल्स को हम लिखते हैं कैपिटल आर से, ठीक है? रैशनल्स क्या होते हैं? जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो एंड द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है? कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 चले? हाँ, ऑब्वियसली 0/1 यू कैन राइट इट, ठीक है? 0/1 इज 0, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। वो एक रैशनल नंबर है, बट अगर कभी अपॉन में 0 हो जाता है तो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? नंबर डजेंट एग्जिस्ट। उसके बाद आपके पास कौन से आते हैं? इंटीजर्स। एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें ये लर्न करना ज़रूरी है कि रियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रैशनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है? इसमें सारी नंबर लाइन आ जाती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, विदाउट फ्रैक्शंस। इंटीजर्स में फ्रैक्शंस नहीं होते, ठीक है? सारी की सारी नंबर लाइन इधर ये प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव सब आ जाएंगे। सिर्फ जो फ्रैक्शन जो डिवाइड करते हैं ना लोग, वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है? मतलब फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, अदरवाइज पॉजिटिव भी चलेंगे, नेगेटिव भी चलेंगे, ठीक है? ओके, आफ्टर दैट आपके पास क्या आता है? ये होल नंबर्स, ठीक है? होल नंबर्स के कौन से होते हैं आपके पास? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, ठीक है? होल का मतलब समझो, अब आपको इसे लर्न करना भी सिखाते हैं कैसे कैसे आपको याद रहेगा। होल मीन्स सारी बात हो रही है, कंप्लीट की बात हो रही है, ठीक है? चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, वो कंप्लीट हो। अगर मैं लिख रही हूँ 2.5 मतलब क्या हो जाएगा? आधा, मतलब होल नहीं होगा ना, तो दैट मीन्स वो होल नंबर नहीं होगा, ठीक है? अगर कहीं भी अगर 2.1 आ गया, 3.4 आ गया, तो वो क्या पूरी चीज़ नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा पार्ट है ना उसका, तो वो होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर सिर्फ वो होते हैं जो पूरे के पूरे क्या होंगे? होल, ठीक है? कंप्लीट होंगे। क्लियर? उसके बाद आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है? ये होते हैं आपके पास नेचुरल्स। और नेचुरल कौन से होते हैं? जो चीज़ नेचुरली एग्जिस्ट करती है। 0 कभी देखा है क्या तुमने एग्जिस्ट करते हुए? अगर मैं कह रही हूँ कुछ भी ऐसा लगा लो, देयर इज़ नो फ्रिज इन द क्लास, या देयर इज़ अ फ्रिज, अगर मैं पूछूँ हाउ मेनी फ्रिज आर इन द क्लास, रेफ्रिजरेटर्स, तो क्या है कोई फ्रिज यहाँ पे? नहीं, 0। तो अब उस चीज़ को दिखा सकते हो क्या? नहीं। तो दैट मीन्स नेचुरल होता है जो चीज़ नेचुरली एग्जिस्ट करती है, जिसको आप शो कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर आप यही कहोगे, एक मार्कर है या 4 टेबल चेयर्स है, जो नेचुरली आप काउंट कर सकते हो। तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 अप टू 7, ठीक है? यस, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको भी पूरा टेबल। अदरवाइज तुम सब लोग मोस्टली गलतियाँ करते हो इसमें, ठीक है? नेचुरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से,
ओके W। बस ये थोड़ा सा याद करने होते हैं, रैशनल्स होते हैं Q से, इंटीजर्स होते हैं Z से, ठीक है। उसमें रैशनल में नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव है। या रैशनल्स में सब चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। सिर्फ आपके पास क्या फ्रैक्शन, मतलब इसमें वो भी चलेंगे, विदाउट फ्रैक्शंस भी चलेंगी। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, मैं 2 ऐसे लिख सकती हूँ 2/1, ठीक है। एवरी नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, जो भी आपका, जिसको मैं इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती हूँ P/Q की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एक समझ लो इरेशनल्स कौन से होते हैं। रियल नंबर एक्चुअली 2 नंबर से बने होते हैं, दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल। और आपके पास क्या होता है, इरेशनल्स का ये सेट हो गया। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाओ। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 1.101, 001, 0001, फिर 401, अप टू सोन, ये चल ही जा रहा है, ठीक है। इसको मैं किसी भी तरह डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकती, मतलब ऐसे अगर 0.1 होता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/10, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ P/Q की फॉर्म में। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। बट क्या इसको मैं लिख पाऊँगी कभी भी, अपॉन में 0 लगा पाऊँगी डेसिमल हटा के? नहीं ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना। तो जब आपको इसका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, तो दैट मीन्स दिस इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ एवरीबडी? ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, वैसे इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट द फैक्ट्स कि आपके पास क्या होता है। रैशनल्स होते हैं एवरी नंबर दैट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q, जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, वो क्या होता है आपका एक रैशनल नंबर होता है। और जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो वो आपका क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ओके क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बार आने वाला है रैशनल, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स। संदीप आज भी क्लास नहीं लगा रहा है क्या? संदीप आर यू देयर? उसके बाद हम करने वाले हैं अब थोड़ा सा सेट्स को लेके डायग्रामेटिकली, वेन डायग्राम से कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। किसी भी आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो यू कैन मार्क इट एज अ सर्कल, ठीक है। कोई भी आपने सेट लेना है ABCD, आप उसको क्या ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ समझ लो, वो होती है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज़ द बिगेस्ट सेट। जब आप काम कर रहे हो, देखो आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, कोई भी आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, और प्रोजेक्ट के बाद क्या है, आपको डिवाइड कर दिया, आपने 4 बंदों में काम डिवाइड कर दिया, ठीक है। बड़ा प्रोजेक्ट था वो, और बड़े प्रोजेक्ट में आपके पास क्या है, आपको उन्होंने जो जो सामान था, जो जो उसके लिए नीड था, वो उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया। या आप ये कह सकते हो, आप कोई जैसे मॉडल बना रहे हो, ठीक है, मॉडल आपके पास थर्माकोल अवेलेबल हो गई, आपके पास मार्कर्स अवेलेबल हो गए, आपको कटर अवेलेबल करा दिया, टेप अवेलेबल करा दी, ग्लू अवेलेबल करा दी, ठीक है। ये सब क्या है, लेकिन आपके पास क्या है, जो बड़ा सेट जिसमें से आप सब उठाने वाले हो, लाइक उन्होंने एक आपको स्टोर हाउस दे दिया कि यहाँ से आप अपना सामान उठा सकते हो, ठीक है। ओके, एक मतलब क्या है, जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, तो आपके पास क्या होता है, कंपनीज ऑलमोस्ट ऐसे कहती है ना कि आप यहाँ से आप सामान ले सकते हो अपना, और हमें ये काम करके दे दो, ठीक है। अब आपने क्या था, 3 या 4 बंदों में वो काम डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जिसका काम था कटिंग का, तो उसने क्या किया, थर्माकोल और कटर उठा लिया स्टोर हाउस से, ठीक है। जिसका काम था पेस्टिंग का, उसने ग्लू उठा ली, टेप उठा ली, हो गया। और उसके बाद आपके पास क्या है, फॉर सपोज किसी का काम होगा फिनिशिंग का, डेकोरेशन का, तो उसने वो शीट्स और डेकोरेशन का जो भी मटेरियल था वो उठा लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या है, ये छोटे छोटे से सेट्स थे, मतलब छोटे छोटे काम थे जो डिवाइड हो चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। इसने कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन आपने जो सारा सामान उठाया है वो कहाँ से उठाया, एक स्टोर है उससे, जिसमें सारा ऑलरेडी, जिसमें सबका सामान पड़ा हुआ था, तो दैट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो मैथमेटिकली, जिन भी सेट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, जिन भी सेट्स पे हम काम कर रहे हैं, हम A पे, B पे, D पे, नेचुरल्स पे काम कर रहे हैं, होल नंबर्स पे काम कर रहे हैं, वो आपके किसका पार्ट है, वो क्या होगा, आपका एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है यूनिवर्सल सेट हर बार आपका रियल नंबर्स का ही सेट हो या आपका रैशनल्स का ही सेट हो, ऐसा नहीं है। आपको वो मेंशन भी कर सकता है कि ये एक बड़ा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जैसे उसने 1 to 20 का नंबर्स दे दिया आपको कि आप 1 to 20 में से कोई भी उठा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके अंडर कंसिडरेशन थे ABCD सेट थे, लाइक A में जो नंबर्स थे वो इवन नंबर्स हो गए, ठीक है। B में जो हो गए आपके पास ऑड नंबर्स हो गए,
तो ये ध्यान रखना, जो अगर आप ए में इवन नंबर्स ले रहे हो, ठीक है, तो इवन नंबर्स आप मैक्स 20 तक ही ले सकते हो, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या बोल रहा है कि आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20, ठीक है। आप 20 से ऊपर वाला नंबर नहीं लोगे, जस्ट बिकॉज जब भी आप अपने सेट पे काम करोगे तो आपको किसके अंडर हो, यूनिवर्सल सेट के अंडर हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में जितनी मैक्सिमम लिमिट है वो ही उठा सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया आपको एवरीबडी? संदीप कहाँ हो आप? सम्राट, अर्श, विधान कहाँ गए? देखो अब यूनिवर्सल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बड़े बॉक्स से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। जहाँ नहीं समझ में आया प्लीज़ डाउट रेज कर देना। ये बड़ा सेट हो गया जिसको हमने लिखा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैंने एक सेट ले लिया ए, एक ए सेट ले लिया बी, ठीक है। डायग्राम से ही समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। एक सेट ले लिया मैंने ए, एक सेट ले लिया बी। अब ये देखो ये क्या है आपके पास पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, ये वो पोर्शन है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, जो ए के पास भी है, जो बी के पास भी है। इसको हम जो बोलते हैं वो क्या होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब जो आपका क्या होता है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड थिंग आती है ए यूनियन बी। ए यूनियन मतलब दो चीज़ों को यूनाइट कर दो, मतलब इकट्ठा कर दो, ठीक है। यूनियन मीन्स क्या होता है, यूनाइट कर देना। मतलब ये ए और बी को जो भी मिला के पूरा, मैं आपको बताती हूँ ऐसे डायग्राम से। ये जो आपके पास बना, ये ए बी और ये पूरा बी बी कंबाइन हो गया, ये पूरा पोर्शन, ये अंदर वाला सारा, ये वाला, ये आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, यूनाइट हो गया ना। यूनाइट होने के बाद क्या बन गया, ये पूरा की पूरा ए यूनियन बी, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, रिपीट करते हैं। आपके पास क्या था, ये जो बड़ा सेट है, दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, जिसमें से हम सेट उठाते हैं अंडर कंसिडरेशन। आपके पास ये सेट था ए, ठीक है, और ये सेट था आपके पास बी, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन थिंग जो दोनों में कॉमन था। तो ये क्या होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन लिखते हैं, जो क्या होता है आपके पास दोनों में कॉमन। उसके बाद अगर आपके पास यूनियन की बात हो रही है, यूनियन देखो यू से लिखा जाएगा, मतलब यूनाइट कर दो, मतलब सबको एक साथ मिला दो। तो दैट मीन्स क्या होगा, अब ये देखो बीच की सब दीवारें ख़त्म कर दो, बस मिला दो जो भी है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ये पूरा पोर्शन। लेक्चर बोरिंग हो रहा है क्या? हाँ जी, नींद आ गई? ये सारा ये आपका सब किस में चला जाएगा, ए यूनियन बी में, ठीक है। क्लियर? अब आपके पास क्या है, देखो यूनियन समझ आ गया, इंटरसेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि मोस्टली कन्फ्यूजन होती है। बस ये याद रखना, यूनियन मतलब यूनाइट करना, ये यू से याद रखना, ठीक है। और उसका अपोजिट होता है, मतलब दोनों को अलग कर, मतलब जो सिर्फ कॉमन है उसकी बात होगी, बाकी किसी की बात नहीं होगी। अब ये देखो, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करती हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला सिर्फ, ये किसके पास है, सिर्फ ए के पास है ना, सिर्फ ए का अपना है, इसका राज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन किसका है, सिर्फ ए ओनली, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास आएगा, बी को हमने कुछ नहीं देना। अब ये देखो इसकी वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू, ये पूरे ए में से, ये पूरा सेट था ए, इसमें से क्या माइनस किया है, क्या हटाया है, ये वाला पार्ट, कॉमन पार्ट, ये पूरा था ना ए, ये वाला, ये पूरा ए था, इसमें से आपने ये चीज़, ये जो कॉमन पार्ट था इसी को हटाया है ना। तो इसकी वैल्यू एन ऑफ ए ओनली क्या होता है आपके पास, पूरे ए में से क्या माइनस कर दोगे आप, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन मतलब यहाँ कार्डिनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है, कि ए वाले ए ओनली में कितने जाएंगे, जो टोटल ए में थे उसमें से कॉमन वाले माइनस कर दो, ठीक है। यस, क्लियर हो रहा है सबको? ऐसे ही अगर मैं बी ओनली की बात करूँ, बी ओनली ये वाला पोर्शन होगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। अब ये देखो बी ओनली, बी ओनली के पास कौन सा जा रहा है, पूरे बी में से, ये पूरे बी में से आपने क्या यही चीज़ हटाई है, कॉमन पार्ट ही हटाया हुआ ना, ये वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है। सो दैट मीन्स एन ऑफ बी में से क्या माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर ए में से इंटरसेक्शन माइनस करोगे तो सिर्फ ए ओनली आ जाएगा, अगर बी में से इंटरसेक्शन माइनस करोगे तो बी ओनली आ जाएगा। ये बी ओनली हो गया ना,
ठीक है, ये सब क्लियर हो रहा है सबको। अब देखो उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ऐसे समझना। अगर बात हो रही है सिर्फ एक ही सेट की, एक ही सेट है ए, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट करो कि बाहर ही हो जाए बस। ये आपका क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। ये बड़े वाला क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सेट। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब उसको हटा दो। अब ये पूरा यूनिवर्सल सेट था, हमें निकालना था ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ के ये जितना पोर्शन है ये सारा, ये वाला, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब आपको क्या है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, आप ए को हटा दो। तो कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो ए डैश, ठीक है, डैश लगा सकते हो उसके ऊपर। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको किसको माइनस करना है, ए को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करोगे, ए को क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास, ये तो सिंगल सेट था, अगर आपके पास क्या हो जाए दो सेट, यस क्या रिपीट करना है राम, ये देखो अगर कोई सेट है बी, ठीक है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैं क्या कर रही हूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब क्या है, मैंने अभी बोला कॉम्प्लीमेंट मीन्स जिस सेट की बात हो रही है उसको हटा दो। ठीक है, अब ए यूनियन बी, देखो ये ए यूनियन बी, ये सारा होगा, ये वाला पूरा है ना, ये सारा आपके पास किस में जाएगा, यूनियन में जाएगा ना। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करो मतलब ये वाला, ये छोड़ दो सिर्फ, बाकी जो बाहर वाला ये सारा पोर्शन है वो आपका क्या चला जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये वाला, ये जितना ये वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला जितना भी पोर्शन है, इसको छोड़ के ये जो बाकी बचा हुआ बाहर है सारा, ये क्या जाएगा आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैंने ऐसा लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, थोड़ा सा ध्यान से समझना ये चीज़ों को, ए की कॉम्प्लीमेंट किससे हो रही है, यूनियन बी से। ठीक है, अब देखना ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा है ना, ये वाला सारा, उसमें आप बी का पूछिए, ये नहीं देखो ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो बी का कोई लेना देना नहीं है, बस ए को छोड़ना है आपको। ठीक है, गॉट इट। जब ए कॉम्प्लीमेंट की बात हुई दैट मीन सिर्फ ए काउंट नहीं करना, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन किससे करना है, बी के साथ, बी के साथ यूनियन करना है। जो ये आई है चीज़, ठीक है, ये जो भी चीज़ आई है आपने इसको बी के साथ, ये पूरा बी था, इसके साथ यूनाइट करना है। जब आप इसको बी के साथ यूनाइट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ जितनी भी है सारी, बस ये ऑलरेडी इसी का ही पार्ट ही है। ये ए को छोड़ दो, अगर मैं यहाँ से छोड़ देती हूँ, ये ए हटाना था ना मुझे, ए का कॉम्प्लीमेंट था, ये लो। ठीक है, ओके। ऐसे, ठीक है, यूनियन इसका हो रहा है बी के साथ। हाँ, ये देखो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये ध्यान से समझो। ए का कॉम्प्लीमेंट था, ए का कॉम्प्लीमेंट था मतलब उसमें ए वाला पार्ट नहीं लेना था, तो मतलब कॉमन वाला पार्ट भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसका आप यूनियन किससे कर रहे हो, बी के साथ। ये पूरे बी के साथ होना था, लेकिन पूरे बी में आपके पास ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये वाला आपके पास, ये किस में जा रहा था आपका, ए के पास था ना, ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सिर्फ बाहर वाला होगा आपके पास। इसको आपने कंबाइन किसके साथ करना है, बी के साथ। तो आपके पास क्या होगा, ये पूरा बी, पूरा की पूरा बी कंबाइन हो जाएगा ना। ठीक है, ए तो छोड़ो, हाँ, सिर्फ ए का वो पोर्शन छूटेगा जो बी के साथ नहीं था। ठीक है, सिर्फ वो पोर्शन छूटेगा जो बी के साथ नहीं था। ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है, वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं था लेकिन बी में था ना। वही वापस आ जाओ। हाँ, यही चीज़ समझा रही हूँ मैं आपकी। यूनियन में इसके पास हो तो भी जाएगा, इसके पास हो तो भी जाएगा। ठीक है, यूनियन में मतलब चीज़ यूनाइट हो जाती है। अब इसको ऐसा समझ लो, जैसे एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 है, और बी सेट है जिसमें आपके पास 3 4 5 है।
ठीक है, तो आपके पास ए यूनियन बी में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये 3 यहाँ नहीं है तब भी आपके पास यूनियन सेम ही रहेगा, ठीक है। यूनियन में जो एलिमेंट्स इसके पास होते हैं वो भी जाते हैं, जो एलिमेंट्स इसके पास होते हैं वो भी जाते हैं, ठीक है। जो दोनों के पास होगा वो सिर्फ एक बार जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास देखो 3 इसमें भी था इसमें भी था तो एक ही बार लिखा था ना, ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी, यूनियन में आपके पास दोनों, तो बी के पास था ये वाला पोर्शन, ए कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं था लेकिन बी के पास था, सो दैट मीन्स वो उसमें जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे एक्चुअली में जो चीज़ समझानी थी आपको, दैट इज फॉर्मूला करेगा इन दोनों इसमें ये यूनियन, इसमें दैट मीन्स यूनिवर्सल में से माइनस कर दो यूनियन को और इसमें आपके पास आ जाएगा एन ऑफ बी, सिर्फ नहीं सॉरी यूनियन करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा पूरा की पूरा, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना था बी के साथ, यूनियन में सारी चीज़ आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी उसकी भी आ जाएगी तो वो सारी आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो आपके पास नेक्स्ट चीज़ थी, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया था मैंने एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अगर मैंने ऐसा लिखा होता ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, अभी तो मैंने यूनियन लिखा था तो तुम्हें समझ में आया कि यूनियन में मतलब सब आ जाएगा, बट इफ़ आई टॉक अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन किससे होनी है, बी के साथ, दिस इज़ द होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये ए पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें आपने कॉमन किसका देखना है, बी के साथ जो कॉमन है, तो ध्यान से देखो सिर्फ ये इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है बी के साथ कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है ना, ऐसा ही है। ए कॉम्प्लीमेंट का आपको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स आपको देखना है सिर्फ कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट ये ए कॉम्प्लीमेंट सारा है, ये वाला ये पूरा पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन बी के पास सिर्फ इतना पोर्शन है ना जो कॉमन है, राइट, तो आपके पास ये वाला सारा पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट में तो है लेकिन बी में नहीं है ना। इंटरसेक्शन मीन्स होता है आपके पास जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, दोनों में कॉमन देखना होता है, सो दिस इज़ द ओनली पार्ट जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और जो बी में भी है, दैट मीन्स दिस इज़ बी ओनली, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्लियर हुआ, प्लीज़ कमेंट कर दो अगर नहीं क्लियर हुआ। आपके पास क्या था, दिस इज़ द इंटरसेक्शन, आपके पास ये देखो ना, मेक इट अगेन, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इस ए को छोड़ के सारा पोर्शन, मतलब इस ए को हटा दो एक बार के लिए, बाकी ये जितना भी है सब, ये सब टोटली ये बी, ये ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, ठीक है। इसका आपने कॉमन किसके साथ देखना है, बी के साथ, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास ये वाला पोर्शन भी नहीं था इतना, वो ऐसे कट गया था ना कॉमन वाला, यही था। अब आपके पास क्या है, इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ देखनी है, बी के साथ, ये बी कितना था, पूरा था, ये है ना, पूरा आ जाएगा, आपको सिर्फ कॉमन पार्ट देखना है, कॉमन दैट इज़ द कॉमन थिंग, ये इतना पोर्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पोर्शन सिर्फ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये बी में तो है पर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना, अभी मैंने आपको बताया ए कॉम्प्लीमेंट में तो ये नहीं था ना, तो आपके पास इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन थिंग, और ये सिर्फ इतना पोर्शन है जो आपका क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या आता है, ये क्लियर हो गया ना आपको, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन मीन्स व्हेन यू हैव टू यूनाइट टू थिंग्स, इंटरसेक्शन मीन्स जब आपको दोनों में क्या देखना होता है, कॉमन। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसको छोड़ के जो बचा हुआ है दैट इज़ होल द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये थोड़ी सी चीज़ें समझनी है आपको डायग्रामेटिकली, जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि ये क्या है। इस ए ओनली को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, या जैसे ये चीज़ आई थी, दिस इज़ अ बी ओनली, यानी एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। बी में से ये पूरा बी था, बी में से अगर ए वाला पोर्शन माइनस कर दो, यू विल गेट एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से प्लेस कर दो। आपके पास क्या है, देखो
एन ऑफ, अगर ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी सेट है आपके पास फॉर सपोज 5 6 7 8, ठीक है, और मैं निकाल रही हूँ एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ए में से माइनस किसको करना है, बी को। ध्यान से समझो डायग्राम से भी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए में से बी माइनस करना मतलब ये पोर्शन हटा दो, ये बी को हटा दो, ठीक है, ये सारा, ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना है आपको, बाकी जो भी बचेगा जो सिर्फ और सिर्फ ए का है दैट विल बी द आंसर। अब देखो इसमें 1 ए के पास है, बी के पास नहीं है, नहीं, ठीक है, 2 3 4 5 इसके पास है, इसके पास है, कॉमन था, कैंसिल आउट हो गया। 6 इसके पास था, इसके पास था, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर इज़ ओनली 1 2 3 4, ठीक है। बी का कोई एलिमेंट नहीं आने वाला। अभी इसको डायग्राम से मैंने आपको समझाया, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। आपने ए में से बी माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स ये पूरा बी, ये जितना भी बी है इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यानी ये कॉमन पोर्शन भी क्या हो जाएगा, माइनस। आपके सिर्फ वो एलिमेंट्स बचेंगे जो ए के पास है, जो कॉमन है वो भी उड़ जाएंगे, जो कॉमन है वो उड़ जाएंगे, और आपके जो बचेंगे सिर्फ कौन से, जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास है, ओनली ए वाले, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें से इंटरसेक्शन लिखना चाहती हूँ, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन है, 5 और 6। अगर मैं यूनियन लिखना चाहती हूँ, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आएगा। जो दोनों के पास होते हैं वो लिखने एक ही बार है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, एक कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो फिलहाल के लिए कॉम्प्लीमेंट कहना मुश्किल है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर उसने यूनिवर्सल सेट मेंशन ही नहीं किया है कि यूनिवर्सल सेट आपको सारे के सारे रियल्स लेने हैं, रेशनल लेने हैं, या कोई 1 to 10 का सेट है, उसने मेंशन नहीं किया ना। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका यूनिवर्सल सेट मेंशन ना हो तब तक आप कॉम्प्लीमेंट का कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, ओके। बस इतना पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट में 1 to 6 नहीं आने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ए वाला लेना ही नहीं है, 1 to 6 नहीं आने वाला, ये क्लियर है। बाकी इसके अलावा क्या जो आने वाला है नहीं आने वाला है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, क्लियर। उसने यूनिवर्सल सेट मेंशन ही नहीं किया ना। अगर वो यूनिवर्सल सेट लिख के देता आपको कुछ भी तो आप कह सकते थे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट, बट यहाँ यूनिवर्सल मेंशनड ही नहीं है, तो यू कैन नॉट से कि कुछ आने वाला है या नहीं आने वाला है। हो सकता है ए ही यूनिवर्सल होता, उसने नहीं लिखा हो, ठीक है। तो जब तक आपके क्लियरली मेंशन नहीं है यू कैन नॉट टेक एनीथिंग। बस इतना पता है 1 to 6 नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आपके पास वो 5 भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कैन बी 5। अगर आपका यूनिवर्सल सेट और ए की सेम हो, इक्वल हो, तो आपके पास जो है कॉम्प्लीमेंट दैट कैन बी एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास मैम इज़ वेटिंग फॉर यू। तो अगर किसी को कोई समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, ओके।